आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पवन में। पिछली क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.1 समझ चुके थे। अब इस क्लास में आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है अपने। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चन को समझते हैं 140। इसको समझने के लिए अपन को क्या गुणनखंड निकालने हैं इसके। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अपन इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं। उसमें जिस संख्या के गुणनखंड निकालने होते हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, फिर जिस संख्या के गुणनखंड निकालने होते हैं उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर अपन देखते हैं इसको, इसमें 2 से भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है, कितना आएगा 70। फिर जा रहा है क्या, देखो फिर जा रहा है, कितना आएगा 35। अब देखते हैं इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तो फिर 5 से जा रहा है इसमें भाग, तो कितनी बार गया 7 बार 35। अब बचा ये 7 में 7 से जाएगा तो आ गया 1। मतलब किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तरह एक टेबल बना लेते हैं। उसमें जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं भाग देना। अगर सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, ऐसे देते हैं। पहले 70 दूनी 140, 35 दूनी 70, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7। तो मतलब 140 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 2 × 5 × 7, यानी कि 140 के गुणनखंड बराबर 2 × 5 × 2 × 7। तो आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 156 यानी कि 156। इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए वही सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 156। अब देखते हैं 2 से 78, फिर 2 से जाएगा 3 बार, बचा कितना 1, फिर 9 बार। अब किससे जा रहा है, 3 से चला जाएगा। अब किससे जाएगा, 13 से ही जाएगा। मतलब 156 के गुणनखंड आ गए अपने 2 × 2 × 3 × 13। ये अपने 156 के गुणनखंड आ गए। किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन इस तरह से टेबल बनाते हैं। फिर उसमें जिस संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। फिर ऐसे ही 78 × 2 156, 2 × 390 78। तो ऐसे ही करके आ जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा 3825। इसी तरह से टेबल बना के लिख लेंगे 3825। सबसे पहले देखते हैं कि ये सम संख्या तो है नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 से शुरू करते हैं। 3 एकम 3, फिर 2 बार जाएगा, कितनी बची 2, फिर 7 बार जाएगा, कितनी बची 21, 1 बची, फिर 5। अपना जे आ चुका है। फिर 3 से देते देखते हैं, 4 2 5। किसी 3 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसमें अंकों के योग 3 से विभाजित होंगे। जैसे कि इसको चेक करना है कि ये 3 से, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी कि इसके अंकों का योग कितना आया 11। 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये है इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 5 से भाग देंगे। इसमें 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग जाएगा एक बार। तो मतलब
3825 के गुणनखंड कितने आ गए? क्या आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये आ गए अपने 3825 के गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं शुरुआत से। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले क्वेश्चन में अपने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन ने पहला क्वेश्चन समझा, फिर दूसरा समझा, अब तीसरा समझा, और चौथा और पांचवा आप कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, ऐसे ही पहले टेबल बना लेना, फिर जिस संख्या का गुणनखंड याद करना उसको यहाँ लिख लेना, फिर ऐसे ही कर करके भाग देते चले जाना और इनटू में लिख देना सभी को। तो यही गुणनखंड हो जाएंगे उसके संख्या के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अपन पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और ये 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक ज्ञात करके बता देता हूं, आप 2 कर लेना, अगर नहीं आए तो फिर बता देना। तो इसको करते हैं सबसे पहले सॉल्व। सबसे पहले अपन 26 के गुणनखंड करते हैं। 26 के गुणनखंड यानी कि 26 ऐसी किन संख्याओं का गुणा होकर बना है, वही क्या होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं। तो 26 13 गुणे 2 बराबर 26, 91 13 7 91। तो ये हो गए 91 के गुणनखंड। 26 के गुणनखंड हो गए 13 इंटू 2, 91 के गुणन हो गए 13 इंटू 7। अब एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। ऐसी अधिकतम से अधिक संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, वही क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें क्या है, 13 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब ये होता है कि ऐसी न्यूनतम संख्या जिसका भाग, मतलब जिसमें भाग इसका भी चला जाए और इसका भी चला जाए। तो ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी, इन दोनों में से 13 और 2 है, इसमें 13 और 7 है। तो सबसे पहले 13 लिख लिया दोनों में से, इसका 2 लिख लिया और इसका 7 लिख लिया। मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग जाता हो, वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। अब अपन अपन को क्या ज्ञात करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या संख्याएं अपनी, 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं। 26 गुणा 91, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको सॉल्व करने पर आता है 2366। इसको सॉल्व करने पर आता है 2366। क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कर लिया, एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब अपन दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, फिर अपन एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करके देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणा कर लिया अपन ने, ये आ गया। अब अपन क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है, 13, और एलसीएम 13 इंटू 2 इंटू 7। ये भी आप ज्ञात करोगे तो 2366 ही आएगा।
मैंने ये पहले से सोल्व कर रखा है, तो दोनों 2366 ही आता है। तो सबसे अपन शुरुआत से देखते हैं। दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखा अपन ने 26 और 91। उसमें क्या था, 26 के गुणनखंड कर लिए, 26 के गुणनखंड कर लिए ऐसे 26 के पहले 2 बार 13 फिर 13, ऐसे ही मैंने 91 के कर लिए। ऐसे 91 के कर लिए मैंने। अब दो संख्याओं का गुणनफल कर लिया ज्ञात मैंने, 26 और 91 का गुणा कर दिया। फिर मैंने एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दिया। ये दोनों क्या हुआ है, बराबर। यही क्या हुआ, अपन को जांच करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। आप दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेना, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेना, और नहीं आए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, देखते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12, 15 और 21। अब 12 के गुणनखंड करने हैं, तो मैंने जैसा बताया है, पहले टेबल बना लो। 12 लिख लेते हैं। 2 से जाएगा 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, फिर 3 से जाएगा 1 बार। मतलब 12 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 3। ये अपने 12 के गुणनखंड हो गए। अब देखते हैं 15 के गुणनखंड। 15 के गुणनखंड देखते हैं। ये 15 के गुणनखंड आ गए, 3 पंजे 15। अब देखते हैं 21 के, तो 21 को क्या ले सकते हैं, 3 सत्ते 21। ये हो गए 21 के गुणनखंड। अब ये तो हो गए गुणनखंड। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ जैसा कि मैंने बताया है क्या होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी अधिकतम से अधिकतम संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में हो। तो इसमें देखते हैं अपन 2, 2, 3 है, 3, 5 है, 3, 7 है। तो इन सभी में कौन सी संख्या एक कॉमन आ रही है, 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या का गुणनखंड, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाता हो। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 2, 2, 3 है, तो ये 2 लिख लिया, किसी और में तो नहीं है, नहीं है। फिर ये वाला 2 लिख लिया। अब ये 3 सभी में कॉमन है, तो इसको एक ही लिखेंगे। जो कॉमन होता है उसको एक ही लिखते हैं। फिर इसमें से 5 आ गया, अब इसका आ गया 7, तो इसका एलसीएम हो जाएगा अपना, इसको सॉल्व करने पर आएगा 420। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 को 2 का स्क्वायर, 420। अब इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं। 4 × 3 = 12, 7 × 5 = 35,
5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो ये अपना आ गया 420। तो अपन सबसे पहले शुरुआत से इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन था 12, 15 और 21। 12 के गुणनखंड किए अपन ने 2 दूनी 4, 4 3 12। 15 के गुणनखंड किए 3 इंटू 5 यानी 3 पंजे 15। 21 के गुणनखंड किए 3 इंटू 7 यानी 3 सत्ते 21। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी अधिकतम से अधिकतम संख्या जो इन तीनों में हो। तो इन तीनों में क्या है, 3 है। अब एलसीएम, ऐसा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग जाता हो। तो जो कॉमन होता है उसको हटा देते हैं, मतलब सिंपल सा एचसीएफ को हटा देते हैं और सभी का गुणा कर देते हैं। 2 2 2 2, 3 सभी में से 3, 5 5 7 7। अब इसका गुणा किया अपन ने, आया कितना, 420। 420, तो ये इसका एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 17, 23 और 29 और 29। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, सॉल्व। सबसे पहले 17 के गुणनखंड, 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 23। 29 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 गुणा 29। क्योंकि ये सभी कैसी अभाज्य संख्या हैं, तो इनके गुणनखंड कैसे होंगे, 1 गुणा 17, 1 गुणा 23, 1 गुणा 29। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे अपन। जैसा कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस सभी में से क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं, 1, कुछ नहीं आएगा तो 1। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चले जाए। तो क्या इनडायरेक्ट इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे। 17 गुणा 23 गुणा 29, इसको सॉल्व करने पर 11,339 आता है। मैंने सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करूंगा तो मैं टाइम लगेगा, तो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो गुणा तो करते सकते हो, आप गुणा तो कर ही सकते हो। तो क्वेश्चन था 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 17 के गुणनखंड लिख लिए, 23 के गुणनखंड लिख लिए, 29 के गुणनखंड लिख लिए। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इन तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, और एलसीएम यानी कि ऐसी न्यूनतम संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए। अगला क्वेश्चन तुम कर लेना, सिंपल है। 8, 9 और 25। क्वेश्चन 4 देखते हैं। एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। तो बताइए एलसीएम क्या होगा 306 और 657 का। सोल्व दिया है 300 और 657 का एचसीएफ बराबर 9, यानी कि एचसीएफ बराबर दिया है 9। हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में जांच की थी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ।
दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनखंड के बराबर, गुणनफल गुणा के बराबर होता है। तो अपन को एचसीएफ दिया है 9 और दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? दो संख्या कौन कौन सी? 306। दो संख्याओं का गुणनफल तो 306 और 657, ये तो हो गया दो संख्याओं का गुणनफल। अब बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब ये गुणा में तो ये बात, ये कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ये एलसीएम इनटू कितना दिया है? एचसीएफ 9 दिया है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 306 गुणा 657 बटे 9। जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है, जो प्लस में होता है जो दूसरी साइड जाके माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो दूसरी साइड आकर क्या हो जाता है? प्लस में। तो 9 से इसको काटेंगे, 9 3 27, कितना बचा? 3 बचा, 3 बचा, फिर जाएगा 4 बार, 9 चौक 36, तो क्या आया? 34 गुणे 657। अपना आ गया 34 गुणे 657। इसको सॉल्व करने पर आएगा 22,338, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो शुरू से इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ दिया है 9, 306 और 657 का। एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो सबसे पहले दिया है एचसीएफ 9 दिया है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल गुणा कर लिया, दो संख्याओं का एलसीएम और गुणा एचसीएफ। अब एचसीएफ की जगह 9 लिख दिया। अब ये गुणा में तो ये भाग में चला गया, एलसीएम बराबर इसका गुणा बटे ये भाग। 9 से इसको काटा, पहले 3 बार फिर 4, 34 आ गया, 34 गुणे 657, ये आ गया 22,338, ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इस क्वेश्चन को समझते हैं हम, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझते हैं। तो बेसिक समझने के लिए सबसे पहले बताता हूं, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो इसका मतलब उसमें 10 का भाग जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सॉल्व करते हैं इसको। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है, ऐसे मान लो 2 3 4 5 0। अब ये कोई संख्या है, ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसमें 10 का भाग भी जाएगा कि नहीं जाएगा? इसमें 10 का भाग जाएगा, इसमें 10 का भाग जाएगा। तो यही क्वेश्चन है कि अगर अपन को 6 की पावर n के लिए जांच करना है कि वो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है क्या।
या दूसरे शब्दों में संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर 2 गुणे 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी, या दूसरे शब्दों में संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। 2 और 5 से विभाजित होगी। अपन 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 6 की पावर n को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, या 2 की पावर n और 3 की पावर n। 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, जो कि 5 से विभाजित नहीं है। इसमें 5 का भाग नहीं जा सकता। 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, 6 की पावर n को लिख लिया अपन, जो कि 5 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि इसमें 0 पे भी समाप्त नहीं होगी। तो अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि इसके गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त कोई नहीं होंगे। इसके गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त नहीं होंगे। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सॉल्व किया। यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो वो क्या है, 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी मतलब 2 गुणे 5 से विभाजित होगी। तो अपन ने इसके गुणनखंड कर लिए। इसके गुणनखंड है 2 की पावर n और 3 की पावर n, जिसमें जो कि 5 से विभाजित नहीं है। अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसको देखते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13।
इसमें से 13 कॉमन लिया, 7 गुणा 11 प्लस 1, 77, 11, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, ये कितना आ गया 13 इंटू 78, 77 और 1 78, 13 छिंग 78। तो क्वेश्चन क्या था, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ज्ञात करना है कि भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या के दो से अधिक भाजक होते हैं, इसको अपन ने लिख लिया। इसमें से 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 7 और 11, और ये 13 आ गया बाहर तो बचा अंदर 1। अब 11 और 7 का गुणा करके 77 आ गया और 1, अभी 77 और 1 78 हो गया। अब 78 को 13 गुणा 6 लिख लिया अपन ने। तो अपन देख रहे हैं इसमें भाग 13 से भी चला जाएगा, 6 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चले जाएगा, मतलब इसमें 2 से अधिक भाजक हैं, मतलब इसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या के भाजक 1, 13, 6 और ये खुद एक संख्या और ये संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। स्पीड से देखते हैं एक बार। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 13 कॉमन लिया, अंदर कितना था 7 गुणा 11 प्लस 1, 77 प्लस 1 78 हो गया, 78, 13 गुणे 6। इस प्रकार इस संख्या के भाजक एक का गुणा हुआ 13, 6 और ये खुद संख्या 1, अतः इसके 1 से अधिक भाजक 2 से अधिक भाजक हैं, तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। अब इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब इसको ज्ञात करना है कि ये भाज्य संख्या है। व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्व। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब इसको लिखते हैं, अब सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, तो इसमें से 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेने का जो बचेगा बच जाएगा, और ये 1, इसमें से 5 कॉमन ले लिया है पूरे में से, तो 5 आ गया, 7, 6, 4, 3, 2, 1 और इधर 1। अब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 1008 प्लस 1। इसको गुणा करेंगे, मैंने गुणा कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह। सात 42, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8 4 4
10 और ये 1, तो ये गुणा करने पर कितना आएगा 1008 प्लस 1 बराबर 5, ये हो जाएगा 1009। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, अतः यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 5 से चला जाएगा, 1009 से चला जाएगा, यानी कि 2 से अधिक इसके भाजक हैं, तो यह संख्या भाज्य संख्या होगी। तो स्पीड में क्वेश्चन को देखते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5, इसमें से कॉमन लिया 5, 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। अब इसका गुणा करके मैंने यहाँ बताया था यार 1008 आया प्लस 1 1009। इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं, तो यह संख्या भाज्य संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है इसका। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया जी को 18 मिनट लगती हैं और रवि को 12 मिनट लगती हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो अब इसको समझाते हैं। जे कोई वृत्ताकार मार्ग, यानी कि जे कोई वृत्ताकार मार्ग का मैदान है और इसमें ऐसे चल रहे हैं। अब ये सोनिया जी ने चलना प्रारंभ किया। सोनिया जी को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती हैं, 18 मिनट लगती हैं और वो अपने स्थान पर आ जाती हैं। यहीं पर सोनिया जी को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती हैं और वहीं रवि को 12 मिनट लगती हैं। तो ये 18 मिनट में एक चक्कर लगाएंगी, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगी, फिर तीसरा चक्कर लगाएंगी। ऐसे ही रवि लगा रहा है इसी दिशा में। तो रवि क्या है 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो ये 18 मिनट का एक चक्कर है और रवि लगा रहा है वो 12 मिनट में लगाता है। मतलब पहले 18, फिर 36, फिर 54। मतलब ये सोनिया जी अपने स्थान पर इस समय आएंगी। 18 दूनी 36, 18 3 54, ऐसे सोनिया जी अपने उसी स्थान पर आएंगी। और जबकि रवि आएंगे, सोनिया, जबकि रवि उसी पॉइंट पर कब आएंगे 12, 24, 36, 48, ये रवि आएंगे उसी पॉइंट पर। मतलब 18 मिनट पर उसी स्थान पर सोनिया आ जाएगी, फिर उसी स्थान पर 36 मिनट में आएगी, फिर 54 मिनट में आएगी, क्योंकि वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है। जबकि रवि 12 मिनट में लगा रहा है, तो वो लगा लेगा, दूसरा लगा लेगा, तीसरा लगा लेगा। तो मतलब रवि जब तीसरा चक्कर लगाएगा ना और ये सोनिया जी दूसरा चक्कर लगाकर समाप्त होंगी, तब वे दोनों मिल जाएंगे, तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब सिंपल सा बेसिक है। इसमें क्या करना है, उनका एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब इतना सब कुछ लिखा है, उसका निष्कर्ष ये 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या है, इसके गुणनखंड लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, इसके गुणनखंड लिख लिए 2 गुणा 3 गुणा 2, ये इसके गुणनखंड लिख लिए। एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये दोनों का 2 आ गया, ये 3 आ गया, दोनों का एक ये 3 आ गया और एक 2 आ गया, ये आ गया 36। तो मतलब 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर होंगे। मिनट बाद वे दोनों मतलब सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर होंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इतना बड़ा दिया है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ। तो आपको मैंने बता दिया 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, और जो कुछ भी इंप्रूवमेंट करना हो कमेंट में लिखकर बताइए, आपकी हर एक बात को माना जाएगा। थैंक यू।